दिस इज नरेंद्र। और आज कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई बढ़िया से कर रहे होंगे। चलिए आज हम बात करेंगे इस समय, समझ लीजिए एक तरीके से दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण नदी के बारे में। कैसे? देखिए, जब सभ्यताएं जन्म ले रही थी तो उन सभ्यताओं में जन्म सबसे पहले जिस सभ्यता का जन्म हुआ, सबसे पहले का नहीं कहूँगा, सबसे पहले में से एक, जब सभ्यता सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं का जन्म हुआ तो उस नदी के किनारे हुआ। ठीक है, उस नदी के बारे में बात करनी है जिसे भारत इतना महान बन गया। ठीक है, कहते हैं ना कि हमारी खुद की एक सभ्यता है। ठीक है, जैसे अंग्रेजों की कोई खुद की सभ्यता नहीं है, लेकिन हमारी खुद की सभ्यता, हमारा प्राचीन एक इतिहास रहा है। जो वो इतिहास कहाँ बसा? वो इतिहास रहा है सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हमारी जो सभ्यता है सिंधु नदी के नाम से ही है। सिंधु सभ्यता कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। वहाँ के आसपास जो सिंधु नदी के किनारे कुछ स्थान मिले हैं प्राचीन, जब खुदाई हुई है, मोहनजोदारो, हड़प्पा, आसपास के जितनी भी चीज़ें खुदाई हुई है तो वहाँ पे मिले हैं, बहुत ढेर सारे साक्ष्य मिले हैं। ऐसा बताते हैं कि वो जो आपकी सभ्यता रही है, हमारी सभ्यता रही है, वो आधुनिक सभ्यता थी। अभी आप देख लीजिए, किसी गली मोहल्ले में जाइए तो वहाँ सड़कें देखिए अजीब अजीब से, लेकिन उस प्राचीन काल में सड़कें कैसी थी? 90 डिग्री पे, यानी कि ऐसे सड़कें थी, इधर से आ रही थी, इधर से आ रही थी, ऐसे नहीं था। गली मोहल्ले में आजकल तो गाँव देहात में तो सड़क रास्ता ही नहीं होता। तो उस समय के लोग कितने मॉडर्न थे बताइए। स्नानागार था उस समय, कितनी बढ़िया व्यवस्था थी पानी की निकासी की। सबसे बढ़िया व्यवस्था थी कि आपके जो घर के दरवाजे हैं वो मेन गली में नहीं खुलते थे, मेन रास्ते पर नहीं, गली में खुलते थे। ठीक है, चलिए अब इसके साइड इफेक्ट्स भी बता सकते हैं। जैसे अभी कभी क्या होता है, रास्ते में क्या होता है कि लोग अपना जो निकलने वाला होता है, इसको पावदान कहते हैं, घर के गेट के बाहर जो बनाते हैं, आधा रास्ता उसी से छेक लेते हैं, तो कितनी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, और ऐसी ढेर सारी चीज़ें हैं, हम बात कर सकते हैं, लेकिन आज हमें बात करनी है सिंधु नदी के बारे में। तो चलिए बात कर लेते हैं सिंधु नदी के बारे में। क्या है? सिंधु नदी जो है तिब्बत से निकलती है, जिसकी लंबाई 2880 मीटर है। ठीक है, सॉरी मीटर नहीं, 2880 किलोमीटर, मीटर नहीं सॉरी, इतने किलोमीटर है। और गंगा की लंबाई कितनी है? गंगा की लंबाई 25 और 25। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने टॉपिक खत्म किया है, गंगा के बारे में पूरा पढ़ा है। आज हम सिंधु के बारे में पढ़ रहे हैं, दो वीडियो है। ठीक है, तो देखिए गंगा की 2525 किलोमीटर और सिंधु की लंबाई है 2880 किलोमीटर। कौन सी लंबी हुई? सिंधु हुई ना। लेकिन जब भारत की बात कही जाएगी कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। ठीक है, और सिंधु कितनी बहती? सिंधु बहती केवल 1114 किलोमीटर भारत में बहती। भाई लेह के पास में, लेह से गुजरती है और JNK जाके सीधे आपके पाकिस्तान में गुजरती हुई आपकी मिल जाती है, अरब सागर में गिरती है। तो क्वेश्चन बन सकता है हिमालय की ऐसी कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? तो जिसका जवाब होगा क्या? सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी की बहुत ढेर सारी सहायक नदियाँ हैं। चलिए बात कर लेते हैं मैंने बोर्ड पर क्या लिख रखा है। इससे पहले मैं बताऊं कि ये वीडियो मैं दोबारा शूट कर रहा हूँ। एक वीडियो मैंने शूट किया था, इत्तेफाक से मोबाइल में स्टोरेज 64 GB होने के बावजूद तो भर गया। मेरे आलसीपन की वजह से डिलीट कर रहा था, वो डिलीट हो गया कुछ और, तो मैं फिर से शूट कर रहा हूँ। चलिए अच्छा है, कुछ अच्छा ही होगा। चलिए बात कर लेते हैं, ये फिगर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। चलिए, सिंधु नदी तिब्बत में 5180 मीटर। बच्चों देखो, 5880 मीटर आप बिल्कुल नहीं समझो क्या होता है, लेकिन इसको ऐसे समझो 5 किलोमीटर, 5.25 किलोमीटर आप समझोगे अपनी दूरी से 5 किलोमीटर जोड़ दे, इतना जो है ऊंचाई की बात हो रही है। ठीक है, नीचाई ऊंचे। ठीक है, जैसे हिमालय कितना 8848 किलोमीटर। ठीक है, 8848 किलोमीटर नहीं, मीटर, जिसको करेंगे तो 8000 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिंधु नदी तिब्बत में 5180 मीटर ऊंचाई पर स्थित कैलाश पर्वत के बारे में तो हमें पता ही है। हिंदू धर्म में कहा गया है कि जो हमारे भगवान शिव जी हैं वो कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। उनके नाम, उनकी वजह से मानसरोवर यात्रा होती है, हर साल होती है, खासकर ठीक है सर्दियों के मौसम में। वहाँ पे एक गुफा है। ठीक है, वहाँ उस गुफा में भगवान की जो ज्योतिर्लिंग है वो बर्फ की बन जाती है।
बर्फ की ज्योतिर्लिंग बन जाती है। अब क्या कहें मुझे नहीं पता है, बट लोग श्रद्धालु हैं, इसको मानते हैं कि भगवान शिव वहाँ निवास करते हैं, इसलिए वहाँ के दर्शन के लिए जाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं आगे। मानसरोवर झील के सिंध, इसका नाम याद करना बहुत जरूरी है, सिंध कबाब से निकलती है, ठीक है, निकलते हैं। इसे तिब्बत में सिंगी कबान कहा जाता है और शेरमुख कहा जाता है, दो नामों से कहा जाता है, ठीक है। ये लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से निकलती है और लद्दाख श्रेणी को काफ़ी काटती है। इसके सिंधु नदी के किनारे शहर है लेह, जो कि अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं किधर रहते हैं, उत्तरी पश्चिम की दिशा में। उत्तरी पश्चिमी समझ रहे हैं आप, जब मैप पे हम लोग दिखाते हैं तो ये ऐसे होता है ना, उत्तर दक्षिण और पश्चिम, तो ये ऐसे, ठीक है। ये उत्तर पश्चिम की दिशा में बह रही है। आगे देखिए, लद्दाख और बाल्टिस्तान से गुजरती है और यह लद्दाख श्रेणी को काटते हुए यह नदी जम्मू और कश्मीर में गिलगिट के समीप एक दर्शनीय स्थान पे महाखाद्य बनाती है। दर्शनीय समझ रहे हैं आप, दर्शनीय का मतलब ये है कि लोग आते हैं, देखते हैं और फोटो खिंचवाते हैं, यानी कि टूरिस्ट प्लेस की तरह काम करता है। जो यहाँ से जैसे हम लोग यूपी वाले हो या अदर स्टेट वाले जाते हैं तो वहाँ पे जाके दर्शनीय स्थल पे वहाँ पे रुकते हैं और देखते हैं, एंजॉय करते हैं। चलिए आगे, यहाँ से पाकिस्तान के चिल्लड़ के निकट दर्दिस्तान प्रदेश में प्रवेश करती है। सिंध नदी की लंबाई बता चुके हैं 2880 किलोमीटर है, परंतु भारत में 114 किलोमीटर। ये भारत की सबसे पश्चिमी हिमालय में बहने वाली नदी है। सतलज, रावी, झेलम, चिनाब, व्यास इसकी प्रमुख नदियाँ हैं। भारत की बात हो रही थी, भारत की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं कौन सी, सतलज है, व्यास है, रावी है, झेलम है, चिनाब है। बाकी एक जास्कर नदी भी है, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करने वाले हैं क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म हो जाएगा, मुझे काम की बात करनी है, ज़्यादा बात बिल्कुल नहीं करनी। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके और चीज़ों के बारे में, बात कर लेते हैं सिंधु नदी के बारे में। हमने बता दिया इंडस रिवर भी कहते हैं, जिसकी वजह से हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा, इंडस रिवर की वजह से, ठीक है। आगे तो सोचे कितना महत्वपूर्ण है कि हमारे देश का नाम इस नदी के नाम पड़ा, कि अंग्रेज लोग आए, फिर सुधरते 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 क्या हो गया, इंडिया। चलिए ये बात हमने बताई थी उस वाले वीडियो में जब बताया था कि भारत के कितने नाम हैं, नाम कैसे पड़े, इसके बारे में जब हमने बात की थी। तो सिंधु नदी के बारे में और भी बात कर लेते हैं। 1960 में एक समझौता हुआ कि भारत जो है सिंधु नदी का कितना पानी यूज कर सकता है। देखिए जो सिंधु नदी है पाकिस्तान की जान है, अगर सिंधु नदी सूख जाए तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, ठीक है। किसी भी कारण अगर सूख जाए, वैसे तो कभी होगा नहीं क्योंकि आप बताइए कितने सालों से अभी चल रही, तो नहीं सूखेगा, ठीक है, क्योंकि ग्लेशियर से बनी सदाबहार नदी, सदैव पानी बहता रहता है। 1960 में ऐसे समझौता हुआ, अंतर्राष्ट्रीय समझौता कहेंगे इसको, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ कि भारत जो है सिंधु नदी का केवल 20% पानी यूज करेगा, बाकी 80% पानी का करेगा। और डैम के बारे में जब कभी बताऊंगा तो डैम बनाना अच्छा होता है, लेकिन आसपास के क्षेत्र बहुत ज़्यादा बहुत डेंजरस होता है। अगर मान लीजिए कहीं डैम विस्फोट कर दिया जाए तो पूरे इलाके बह जाएंगे, तो बहुत डेंजरस होते हैं डैम भी, ठीक है। माना कि बिजली बनती है लेकिन खतरनाक होते हैं वो भी। चलिए ये सब बात की बातें हुई, इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसकी सहायक नदियों के बारे में, ढेर सारी बातें करेंगे। अब मैप के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि ये सब बात की बातें हैं, मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे वो मैप से ही पढ़ें। बार बार कह रहा हूँ ज्योग्राफी तभी मजा आएगा पढ़ने में, आप ज्योग्राफी मैप बना के पढ़ोगे, क्योंकि बहुत सारे सवालों के जवाब आप मैप बनाते समय खुद ढूंढ लोगे, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कैलाश पर्वत है, मानसरोवर झील है, यहाँ से आपका ये कौन सा ग्लेशियर, सिंधु ग्लेशियर से यहाँ से निकली है ये 320 किलोमीटर। ये मैंने फैक्ट में नहीं लिखा है, 320 किलोमीटर तिब्बत से चलने के बाद ये भारत में प्रवेश करती है। ये देखिए यहाँ पे लेह है, बना दिया है, सिंधु नदी के किनारे है। और ये देखिए इधर लद्दाख श्रेणी, इधर जास्कर श्रेणी, और ये देखिए सिंधु नदी है और ये जाके अरब सागर में गिर जाती है इस सिंध, ठीक है। तो ये मोटी मोटी बातें हो गई। ये पाकिस्तान है आपका, तो देखिए पाकिस्तान के लगभग बीचों बीच से होकर जा रही है। अगर ये सूख जाती है तो पानी के अभाव में बहुत चीजें नष्ट हो जाएंगी पाकिस्तान में, जिससे इंडिया में भी है। इंडिया में बहुत ढेर सारी नदियां, फिर भी गंगा बहुत प्रभावित करती है हर चीज को, ठीक है। कोई भी नदी अगर सूख जाए तो इलाका आसपास बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। जैसे बुंदेलखंड है, वहाँ की हालत, पानी की बहुत दिक्कत होती है वहाँ पे। राजस्थान को देख लीजिए। एक चीज़ बताना भूल गया राजस्थान के बारे में, वहाँ पे देखिए सतलज नदी आती है, सतलज नदी
सतलज नदी पे एक बांध है, भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है, जिसकी वजह से एक नहर निकलती है, जिसे निकाली जाती है, इंदिरा नहर निकाली जाती है, जो बीचों बीच राजस्थान से होते हुए गुजरती है। और राजस्थान को जो भी थोड़ा बहुत हरा भरा दिखता है उस इंदिरा नहर की वजह से ही दिखता है। जब कभी हम नहरों के बारे में बात करेंगे तो इस पर डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अभी तो हम सहायक नदियों के बारे में बात कर लेते हैं छोटा सा, क्योंकि इसके बाद वाला वीडियो जो होगा नदियों को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं सतलज है, रावी है, झेलम है, चिनाब है, व्यास है। और देखिए ये सारी नदियाँ एक जगह मिल जाती हैं, उसको हम पंच नद कहते हैं। इसके बारे में भी आगे वाले वीडियो में ढेर सारी बातें करेंगे। तो ये सिंध नदी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम सभ्यताओं की बात करते हैं तो दो सभ्यताओं का जिक्र आता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता और हमारे कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, ठीक है। तो ये सभ्यता के आधार पर जो भी आज मॉडर्नाइजेशन हुआ है, जैसे मोहनजोदड़ो पिक्चर में दिखाया गया है कि जब बाढ़ आ गई सिंध नदी में तो क्या हुआ, सारे लोग इधर गंगा नदी की तरफ चले आए, शिफ्ट हो गए। फिर गंगा नदी का जो इलाका है, दोआब का इलाका है, गंगा यमुना नदियों का पूरा संगम है, मैदानी इलाका है, खेती बाड़ी के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि भारत में खेती बाड़ी इतनी बढ़िया होती थी, शुरू से खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होती थी। इसीलिए जब सारी सुविधाएं होंगी तो क्या होगा भाई, आबादी बढ़नी ही बढ़नी है, ठीक है। आबादी क्यों बढ़ेगी भाई, जब सारी सिस्टम खाने पीने की दिक्कत नहीं है, पानी पर्याप्त मिल रहा है, तो बचा क्या भाई, दो ही तीन चीज़ें चाहिए आबादी बढ़ने के लिए, इसीलिए आबादी बढ़ती चली गई। उसका एक अशिक्षा भी एक कारण। चलिए बात करेंगे। जो लोग ये मेरा वीडियो फेसबुक पर देख रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट करूँगा उनसे कि मेरा जो है यूट्यूब चैनल है UPSLR करके, UPSLREDU और टेक, मैंने इसका नाम टेक भी कर दिया है, क्योंकि अब मैं टेक्नोलॉजी से चीज़ें भी आपको बताने वाला हूँ बच्चों। तो चलिए फिर मिलूंगा एक और वीडियो के साथ। एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए और लाइफ टाइम के लिए ये वीडियो पढ़े रहेंगे। अगर आपको दिन में समय नहीं मिल रहा है, यदि पापा मम्मी जाते हैं, जॉब करने जाते हैं, दिन में समय नहीं मिलता है, तो मोबाइल में आप 10 मिनट या 15 मिनट निकाल के आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज नहीं कल देख सकते हैं, कल नहीं परसों देख सकते हैं। लाइफ टाइम के वीडियो हैं, पड़े रहेंगे, आप जब चाहे देखिए, जब मन, एक दिन मोबाइल मिल जाएगा, सारे वीडियो एक दिन में आप देख सकते हैं। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि YouTube पे वीडियो डलाऊं, क्योंकि हर विषय का एक प्लेलिस्ट बनी है। ज्योग्राफी में मेरे 52 वीडियोस हो गए हैं, मैथमेटिक्स में 51 वीडियोस हो गए हैं और इंग्लिश में हो गए हैं 47 वीडियोस। और डांस वीडियो, जो बच्चे डांस सीखना चाहते हैं, हाँ मैं एक चीज़ बताना भूल गया, एक हमारे संतोष सर है, हमारे मित्र हैं, अनुदेशक हैं, किथैया में एक पढ़ाते हैं, निकोडर ब्लॉक का ही एक वो है स्कूल है, वो अपनी डांस क्लासेस भी करते हैं, ताकि जो बच्चे डांस सीखना चाहते हैं वो भी उससे सीख सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलूंगा एक और वीडियो के साथ। थैंक यू।